आवाज़ जा रही है क्या? आप लोगों के पास मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं? अगर आवाज़ जा रही है तो सभी लोग यस कर दीजिए, सभी लोग यस बोलिए, ताकि आज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग सबसे पहले आप लोग यस लिखिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो नो भी लिख दीजिए, ठीक है। सिर्फ यस नहीं लिखना है, नो भी लिखना है अगर नहीं आ रही है तो चलिए, आवाज़ आ रही है सभी लोग को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे, ठीक है। आज हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लास। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव करेंगे, मिडवाइफरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लस में उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना, सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ताकि एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताया जाएगा, और अगर आप लोग को नहीं याद है तो ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट कर लीजिएगा ना तो उसको रिवाइज करने में बहुत आसान हो जाएगा। बार बार आप लोग को वीडियो तो देखना नहीं है, बार बार आप लोग वीडियो देख भी नहीं पाइएगा। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निषेचित डिंब का अंतरकाशी आरोपण कहाँ होता है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, सभी लोग इसका आंसर देंगे। अगर किन्हीं को भी आंसर पता है तो वो लोग अपना आंसर ज़रूर देंगे, ज़रूर हमें बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हम ये बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, निषेचित डिंब, डिंब का मतलब यहाँ से क्या है, एग से मतलब है, ठीक है। डिंब मतलब एग यानी अंड, ठीक है, फीमेल अंड जो होता है, तो वो जब निषेचित हो जाता है। निषेचित कब होगा, जब अंड और स्पर्म जब मिलेंगे तब जाकर वो निषेचित अंड हो जाएगा, यानी फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा, ठीक है। तो वो जब निषेचित हो जाएगा, निषेचन कहाँ होता है। तो चलिए आप लोग को इस क्वेश्चन को ना फिगर में ही समझा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग कमेंट बंद कर दीजिए और यहाँ पे फोकस करिए, सब लोग फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये है क्या, अंडाशय यानी कि ओवरी हो गया, और ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस के नीचे क्या होता है, सर्विक्स रहता है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये वेजाइना होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से एग ये अंडाशय से रिलीज होता है, और ये एग जो है आता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में ही एग और स्पर्म जाकर मिलते हैं, तब जाकर निषेचन हो जाता है। लेकिन जब ये निषेचन हो जाता है, उसके बाद ये जब भ्रूण बनने के लिए कहाँ पे आता है, यूट्रस में आता है, ठीक है। कब, तो यही पूछ रहा है कि आखिर ये यूट्रस कब आता है, ठीक है। ये हम लोग को बताना है कि आखिर कब आता है। ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, ठीक है, एक और बार और बता देते हैं। देखिए, ये हो गया अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी में बहुत सारा अंड रहता है, लेकिन हर मंथ जो है एक एक अंड रिलीज होता है। एक मंथ अगर इधर से रिलीज हो गया तो अगले मंथ इधर से, ठीक है। दोनों में एक बार अंड रिलीज एक ही साथ नहीं होता है, एक एक मंथ गैप करके। तो मान लीजिए यहाँ से अंड निकला और फैलोपियन ट्यूब में गया, और स्पर्म यहाँ से आकर यहाँ पे मिल गया, फ्यूजन कर गया दोनों, यानी संलयन हो गया। तो संलयन होने के बाद अब ये क्या बनेगा, अब ये जाइगोट बनेगा। उसके इस जाइगोट यानी कि युग्मनज, उसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा भ्रूण। भ्रूण बनेगा, लेकिन उससे पहले ये फैलोपियन ट्यूब में ही तो नहीं रहेगा, ये जो है अपना स्थान चेंज करेगा, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में निषेचन तो होता है, लेकिन भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है। तो यही पूछ रहा है कि जब ये अंड और स्पर्म मिल जाते हैं तो जाइगोट बन जाते हैं, तो ये कब जो है ये यूट्रस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5वां दिन, ऑप्शन नंबर सेकंड है 11वां दिन। बहुत लोग का आंसर सही भी आ रहा है, बहुत लोग का गलत भी आ रहा है। तो आप लोग कमेंट बंद कीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए हम आंसर क्या बता रहे हैं, ठीक है। 20वां दिन और दूसरे दिन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11वां दिन, ठीक है। 11वां दिन जो है वो निषेचित अंड क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, यानी कि आरोपण हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए दिया हुआ है आरोपण, तो वही बोल रहा है कि आरोपण हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है कि 11वां दिन, लेकिन अगर आप लोगों को मतलब अप्रॉक्स में देगा तो अप्रॉक्स में 7 से 10 दिन भी कहीं कहीं देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पे 11वां दिन आंसर हो गया था। लेकिन ऐसे 7 से 10 दिन, यानी देखिए किसी भी चीज़ का तो फिक्स डेट नहीं ना होता है, किसी का एक दिन आगे भी होता है, एक दिन पीछे ही होता है, ठीक है। ये सबके लिए अलग अलग होता है। तो वही 7 से 10 दिन के बीच में वो जाकर यूट्रस में, यानी कि यूट्रस का हिंदी क्या होता है, गर्भाशय, ठीक है। गर्भाशय में जाकर आरोपण हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग देंगे आंसर कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छा से पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, 1-2 बार अगर क्वेश्चन को आप लोग एफर्ट लगा के पढ़िएगा और ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप लोग, बहुत ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप लोग उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग उसका आंसर दे सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिपक्व अप्रा में रक्त का आयतन लगभग होता है। देखिए यहाँ पे परिपक्व अप्रा, अप्रा का हिंदी क्या होता है, अप्रा का हिंदी इंग्लिश, अप्रा का इंग्लिश क्या होता है, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को ही बोल रहा है कि जब प्लेसेंटा मैच्योर हो जाता है तो उसमें रक्त का आयतन कितना होता है। रक्त का आयतन पूछ रहा है कि कितना होता है जब प्लेसेंटा क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। तो देखिए बात करते हैं आखिर प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है। चलिए आप लोग को फिगर में दिखाते हैं प्लेसेंटा को। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये रहा बेबी और ये रहा प्लेसेंटा, और ये एम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी जुड़ा हुआ है। तो यही है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आखिर जो है वो कब बनना स्टार्ट हो जाता है, सबसे बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको नोट भी कर सकती हैं कि प्लेसेंटा कब से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए प्लेसेंटा जो है वो 12 सप्ताह तक बन जाती है, ठीक है। जब ये प्लेसेंटा 12 सप्ताह पे बन जाएगी ना, तब इस प्लेसेंटा से ये भ्रूण को पोषण मिलना स्टार्ट हो जाएगा। या पोषण हो या फिर ऑक्सीजन हो, ब्लड हो, किसी भी तरह का अगर कोई भी चीज़ माँ से अगर बच्चा में जाता है तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही जाएगा, प्लेसेंटा से होते हुए, एम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए, और ये बच्चा में जाता है, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो ये 12 सप्ताह तक बन जाता है। लेकिन अगर ये भी आप लोग के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर 12 सप्ताह पर प्लेसेंटा बन रहा है तब इसको प्लेसेंटा से पोषण मिलेगा, लेकिन 12 सप्ताह से पहले कैसे इसको पोषण मिलता होगा, कैसे वृद्धि विकास करता होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्लेसेंटा के बनने से पहले ना यॉक सेक एक होता है, यॉक सेक, ठीक है। इस यॉक सेक से बेबी को पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जितनी भी चीज़ें हैं वो यॉक सेक से मिलता है, ठीक है। 12 सप्ताह से पहले जब तक प्लेसेंटा नहीं बना रहता है तब तक। लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है तो ये यॉक सेक जो होता है
इसका तो काम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये धीरे 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 गायब हो जाता है यॉर्क और उसके बाद सारा काम जो है वो प्लेसेंटा से ही होता है। प्लेसेंटा बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को सभी पता है। इसी से जितना ज़्यादा हार्मोन होता है वो हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? प्लेसेंटा से ही तो रिलीज होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि प्लेसेंटा बनने से पहले बेबी को पोषण कहाँ से मिलता है? यॉर्क सेक से मिलता है, यॉर्क सेक से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? यॉर्क सेक से। और ये 12 सप्ताह के बाद गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 सप्ताह के बाद उसके बाद प्लेसेंटा बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद प्लेसेंटा अपना पूरा काम स्टार्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। तो देखिए प्लेसेंटा तो बनता है 12 सप्ताह पर, लेकिन देखिए जैसे कि कोई बच्चा है वो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद क्या होता है? वो युवा अवस्था उसका आता है, बाल्य अवस्था होता है, बुढ़ापा अवस्था आता है, युवा अवस्था, ये सारा जो है प्रोसेस होता है। तो वैसे भी अपरा में भी ये सारा प्रोसेस होता है। तो वही बोल रहा है कि परिपक्व जब होता है, मैच्योर हो जाता है अपरा, तो उस समय रक्त का आयतन कब होता है? ये तो आप लोग नोट कर लीजिए। अपरा प्लेसेंटा, अपरा यानी प्लेसेंटा, ठीक है, ये 34 सप्ताह पे मैच्योर हो जाता है। तो सीधी सी बात ये है ना कि 34 सप्ताह पे रक्त का आयतन इसमें से कौन सा होगा? 500 ml होगा कि 150 ml कि 1000 ml कि 50 ml? इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बहुत लोग का आंसर जो है सही भी आता है, गलत भी आता है। तो इतना ज़्यादा कमेंट इसमें आता है ना कि सबका नाम बोल पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप लोग को आंसर पता है तो आंसर दीजिए, हम कमेंट सबका देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 500 ml। ठीक है, 500 ml हो जाएगा 34 सप्ताह पे। ये भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकती हैं कि कितने सप्ताह पे रक्त का आयतन सबसे ज़्यादा होता है प्लेसेंटा में? वो उसका आंसर हो जाएगा 38 सप्ताह पे। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख सकती हैं और वो होता है 1000 ml। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1000 ml। सबसे अधिकतम कितना होगा? 1000 ml। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको जूम कर देते हैं। क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे तब ऑप्शन को हम इसको भी जूम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ गया है 3। देखिए 3 में क्या बोल रहा है? एमनियोटिक द्रव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी कि असत्य है, यानी कि गलत है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है? देखिए परिपक्वता में यह लगभग 600 से 800 ml होता है। यह प्रकृति में क्षारीय होता है। विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1.010 है। निकट अवधि में इसका रंग सुनहरा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन नंबर इसका आप लोग आंसर दीजिए। सभी लोग इसका आंसर देंगे कि इसका जो है क्या राइट आंसर होने वाला है। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। देखिए आप लोग कभी भी किसी का 100% आप लोग सही आंसर नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका रंग जो है सुनहरा नहीं होता है। देखिए एमनियोटिक द्रव का जो है वो उस कलर पे बहुत सारा, उस कलर को देखकर उसके हम चिन्ह को पता चल जाता है कि जो बच्चा के अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टी है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका रंग सुनहरा नहीं होता है तो किस कलर का होता है? ठीक है, सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस कलर का होगा। तो ये एमनियोटिक द्रव का कलर कौन सा कलर होता है? हल्का पीला। ठीक है, आप लोग नोट भी कर सकती हैं
कि हल्का पीला होता है। ठीक है, जिन लोगों को भी नहीं पता है कि एमनियोटिक द्रव का कलर कैसा होता है तो आप लोग इसको नोट भी कर सकती हैं। इसका कलर क्या हो जाएगा, हल्का पीला हो जाएगा। ठीक है, और अगर परिपक्वता यानी कि मैच्योर अवस्था में बात करें कि इसका जो है कितना द्रव होता है, तो देखिए चाहे आप लोग को एमनियोटिक द्रव बोले या फिर ब्लड बोले, सबका आयतन आप लोग यही याद रखिएगा। जो अभी पिछले बार बताए कि परिपक्व अवस्था में कितना ब्लड का आयतन था, सभी लोग कमेंट में बताइए तो परिपक्वता अवस्था में ब्लड का भी आयतन कितना बताए थे, सभी लोग बताएंगे क्योंकि तुरंत जस्ट अभी बताए हैं। ठीक है, सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही है। 1000 ml या फिर 1 लीटर बोलिए या फिर 1000 ml बोलिए। ठीक है, तो वो 500 ml। ठीक है, यहाँ पे 500 ml हो जाएगा। और 1000 ml कब होगा, वो 36 सप्ताह पे होता है। ठीक है, सबसे अधिकतम अगर बात करें कि सबसे अधिकतम जो है एमनियोटिक द्रव कब होता है और कितना होता है, तो वो होता है 38 सप्ताह पे और 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर परिपक्वता में पूछे तो वो आप लोग बोलिएगा 500 ml। और परिपक्वता कब आती है, 34 वीक पे परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि एमनियोटिक द्रव का प्रकृति कितनी होती है। तो इसकी प्रकृति कितनी होगी, क्षारीय है। तो देखिए 7 से अगर नीचे रहता तो वो अम्लीय होता, 7 पे क्या होता है, 7 पे उदासीन हो जाता है। और 7 से अधिक जिसका होता है ना पीएच वैल्यू, तो वो क्षारीय में आ जाता है। ठीक है, तो एमनियोटिक द्रव का प्रकृति अगर पूछेगा कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। और विशिष्ट गुरुत्व जो है 1.01, इसको इग्नोर कर देना है, इसको ये एग्जाम में विशिष्ट गुरुत्व नहीं पूछेगा। ठीक है, गुरुत्व मतलब क्या है, गुरुत्व एक प्रकार का बल है। ये भी जैसे गुरुत्वीय बल होता है ना, वैसे ही ये एक प्रकार का बल है, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, और इसका कलर क्या हो जाएगा, हल्का पीला कलर हो जाएगा। और एमनियोटिक द्रव में इस एक चीज़ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसमें 99% पानी रहता है और 1% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें जो होता है ग्लूकोज, यूरिया, ये सारा कुछ जो है उसमें 1% में भरा रहता है। बाकी 99% जो होता है एमनियोटिक द्रव में, तो एमनियोटिक द्रव को, इसको एमनियोटिक फ्लूइड भी लिखता है। तो मतलब द्रव को फ्लूइड बोलते हैं इंग्लिश में, तो एमनियोटिक फ्लूइड भी लिखता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, यानी एमनियोटिक द्रव जो होता है वो प्रत्येक 3 घंटा में चेंज होता है, यानी प्रत्येक 3 घंटा में नया नया बनता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का जैसे आरबीसी होता है 120 दिन पे क्या हो जाता है, वो टूट जाता है और 120 दिन पे वो टूट जाएगा तो फिर नया आरबीसी बनता है ना। तो वैसे ही ये जो एमनियोटिक द्रव जो होता है प्रत्येक 3 घंटा पे नया एमनियोटिक द्रव बनता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। इसको जूम कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि परिपक्वता के बाद एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है। ठीक है, यानी जब प्लेसेंटा जो होता है वो मैच्योर हो जाता है तब इसका रंग कैसे होता है। देखिए जैसे जैसे प्लेसेंटा मैच्योर होगा वैसे वैसे एमनियोटिक द्रव में भी मैच्योरिटी आएगी, यानी परिपक्वता आएगी। तो परिपक्वता के बाद जो होगा एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है, यही पूछ रहा है। इस ऑप्शन में से आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, अभी हम पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि इसका रंग कैसा होता है, तो उस चीज़ से भी आप लोग रिलेट कर सकती हैं और इसका आंसर बता सकती हैं
पिछला क्वेश्चन में हम क्या बताए थे कि इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, हल्का पीला होता है। परिपक्वता के बाद एमनियोटिक द्रव का, देखिए बहुत लोग का क्वेश्चन आ रहा है एमनियोटिक द्रव कहाँ होता है। चलिए आप लोग को फिगर में दिखाते हैं। देखिए इस फिगर को देखिए, अभी आप लोग कमेंट पर बंद कर दीजिए और इस फिगर में आइए और समझिए। देखिए ये क्या है, ये चारों तरफ इसको जो ये आप लोग को ये दिख रहा है ना, ये झिल्ली, इसको फीटल सेक बोलते हैं, भ्रूणीय कोश। ठीक है, भ्रूणीय कोश। इस भ्रूणीय कोश को जो कोश में क्या रहता है, भ्रूण रहता है, प्लेसेंटा रहता है, एम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, और इसी में जो आप लोगों को गैप दिख रहा है ना, ये वाला गैप, ये इसी में एमनियोटिक द्रव भरा रहता है। इसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला कलर होता है। ठीक है, तो आखिर ये एमनियोटिक द्रव का काम क्या होता है, आप लोग समझ गए ना कि इसमें ये भरा रहता है। ठीक है, ये पूरा हो गया फीटल सेक यानी कि भ्रूणीय कोश, और इस भ्रूणीय कोश में ही ये सारा कुछ रहता है, भ्रूण रहता है, प्लेसेंटा रहता है, एमनियोटिक द्रव रहता है, और फिर क्या रहता है, ये एम्बिलिकल कॉर्ड रहता है। ठीक है, सारा चीज़ फीटल सेक में ही रहता है यानी भ्रूणीय कोश में ही रहता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसका आखिर क्या काम क्या है। मान लीजिए सपोज दैट अगर इसमें द्रव नहीं भरा रहेगा, अगर द्रव नहीं भरा रहेगा तो क्या होगा, ये जो भ्रूणीय कोश है ना, ये क्या हो जाएगा, भ्रूण में आकर इसमें चिपक जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, सारा चीज़ में क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। चूँकि द्रव जो नहीं रहेगा तो वो फैलाव कैसे होगा, जब इसमें कुछ भरा रहेगा तभी न। जैसे आप लोग एक कोई भी पॉलीथीन देखी होंगी, तो पॉलीथीन में अगर आप लोग कोई भी उसमें द्रव भर दीजिएगा तो वो पॉलीथीन जो होता है आपस में प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक आप लोग वो जो कैरी बैग होता है ब्लैक वाला उसको, ठीक है, तो उसमें आप लोग किसी भी चीज़ को आप लोग रख दीजिएगा, सपोज दैट पानी ही रख दीजिए। ठीक है, तो जब उसमें कोई चीज़ अगर भरा रहेगा तब तक उसमें वो आपस में नहीं चिपकेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस चीज़ को आप लोग निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग देखी होंगी कि वो आपस में चिपक जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही ये एक प्रकार का बैग ही है, एक प्रकार का थैला ही है। इस थैला में एमनियोटिक द्रव, प्लेसेंटा, भ्रूण और एम्बिलिकल कॉर्ड ये सारा कुछ भरा रहता है। लेकिन अगर ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है यानी कि एमनियोटिक द्रव जो है, एमनियोटिक का देखिए हिंदी जो है वो उल्ब भी लिखता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका हिंदी बहुत कम मिलता है, लेकिन एग्ज़ाम में होता ये है ना कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन सेट होते रहता है। ठीक है, लेकिन उसको जो है गूगल से ट्रांसलेट कर देता है, तो कभी कभी उसको एग्ज़ाम में एमनियोटिक को उल्ब भी वो ट्रांसलेट कर देता है, तो एमनियोटिक को उल्ब भी लिखता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एमनियोटिक को उल्ब भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम क्या बता रहे थे कि ये अगर इसमें से एमनियोटिक द्रव निकाल दिया जाएगा तो ये जो फीटस सेक है, जो भ्रूणीय कोश है, आपस में चिपक जाएगा। ठीक है, तो चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंदर का जो भ्रूण है ना, अंदर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, गति नहीं कर पाएगा और नहीं अच्छा से इसका विकास हो पाएगा। इसीलिए एमनियोटिक द्रव का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भ्रूण का विकास करने में, इसके मूवमेंट में यानी कि गति में। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें द्रव जो भरा रहता है तो बाहरी आघात यानी बाहर से जो भी थोड़ा बहुत चोट होता है ना, तो ये जो है एमनियोटिक द्रव ही बचाता है भ्रूण को। ठीक है, तो ये द्रव का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और भ्रूण को जो है पोषण तो प्लेसेंटा से मिलता ही है, साथ में ये एमनियोटिक द्रव से भी मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी लोग प्लेसेंटा के बारे में जानते हैं कि प्लेसेंटा से पोषण मिलता है, लेकिन साथ में एमनियोटिक द्रव से भी पोषण प्रदान होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसका कलर जो है आपस में चेंज अगर होता है तो ये अलग अलग कलर का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया एमनियोटिक द्रव के बारे में। तो आगे अब हम लोग इसका आंसर जानते हैं कि क्या होगा।
देखिए पीला एस्ट्रो रंग, गोल्डन, हरा पीला, गहरे भूरे रंग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा पीला। ठीक है, हल्का पीला लिखे या फिर हरा पीला लिखे तो आप लोग आंसर वही मारिएगा। ठीक है, वही टिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आप लोग को देखिए समझा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परिपक्वता के बाद। ठीक है, यानी पोस्ट मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता के बाद। परिपक्वता के बाद मतलब क्या? 42 सप्ताह के बाद जो भी अगर डिलीवरी होती है 42 सप्ताह के बाद, ऐसे नॉर्मल जो होता है अधिकतम 40 सप्ताह तक अगर हो जाए तो वो ठीक है। लेकिन अगर 42 सप्ताह के बाद अगर किसी की डिलीवरी होती है ना तो उसका जो एमनियोटिक द्रव होगा ना उसका हरा पीला हो जाएगा, ग्रीन येलो टाइप का। लेकिन ऐसे जब वो परिपक्व हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? रंग हरा पीला। लेकिन ऐसे नॉर्मल जो एमनियोटिक द्रव होता है उसका हल्का पीला रंग होता है, हल्का पीला। लेकिन जैसे ही परिपक्वता हो जाएगी यानी पोस्ट मैच्योरिटी, यानी 42 सप्ताह के बाद अगर कोई डिलीवरी होती है तो उसका रंग हरा पीला हो जाएगा। ठीक है, कैसा रंग हो जाएगा? हरा पीला। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? परिपक्वता के बाद यानी पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी यानी परिपक्वता कब आती है, यानी पोस्ट मैच्योरिटी कब हम लोग बोलते हैं? 42 सप्ताह के बाद का हम लोग जो भी डिलीवरी होता है उसको हम लोग परिपक्वता के बाद वाला डिलीवरी बोलते हैं। तो उसी का अगर एमनियोटिक कलर कैसा होगा? हरा पीला। लेकिन ऐसे नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका हल्का पीला कलर होता है। देखिए इसमें गोल्डन रंग दिया हुआ है। तो गोल्डन रंग कब होता है? गोल्डन रंग अगर एमनियोटिक फ्लूइड का रहता है तो उस कलर को देखकर आप लोग जान सकती हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। देखिए अगर माह का जो है RH फैक्टर, देखिए RH फैक्टर दो प्रकार का होता है, RH फैक्टर प्लस और RH फैक्टर माइनस। तो अगर RH फैक्टर माह का जो है वो अगर प्लस है और भ्रूण का माइनस है, यानी प्लस और माइनस, या फिर भ्रूण का प्लस और माह का माइनस यानी प्लस माइनस है, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस नहीं होना चाहिए, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। या तो माह का प्लस या फिर भ्रूण का प्लस, यानी दोनों को मिलाकर प्लस माइनस आ रहा है RH फैक्टर, तो उसका रंग जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो गोल्डन कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? गोल्डन कलर। इससे जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाता है। इसीलिए आप लोग का अगर ये दिख रहा है RH फैक्टर और एमनियोटिक फ्लूइड का रंग सुनहरा, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो जो भ्रूण है उसका डेथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये प्लस माइनस रहता है ना, अगर माँ का प्लस और भ्रूण का माइनस, तो RBC इसमें बहुत ज़्यादा टूटने लगता है। ठीक है, RBC बहुत ज़्यादा टूटता है और फिर भ्रूण का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। ठीक है, भ्रूण का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है गहरा भूरा रंग। तो गहरा भूरा रंग अगर एमनियोटिक द्रव का रंग है तो ये किस चीज़ को इंगित करता है? ये इस चीज़ को इंगित करता है, इंट्रायूटेराइन डेथ को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को नोट भी करते जाइए। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डेथ, जिन लोगों को भी नहीं पता है तो आप लोग नोट कर सकती हैं। गहरे भूरे रंग अगर कलर है एमनियोटिक द्रव का तो इसका मतलब क्या हुआ? इंट्रायूटेराइन डेथ, यानी गर्भ में ही अगर बच्चे का डेथ हो जाता है तो इंट्रायूटेराइन मतलब क्या होता है? गर्भ में ही बच्चे को डेथ हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रायूटेराइन डेथ। तो ये अगर इंट्रायूटेराइन डेथ हो गया तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड कैसा हो जाता है? गहरा भूरा रंग का हो जाता है। चलिए एक बार इसको है हम रिवीजन कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गोल्डन कलर किस चीज़ को दर्शाता है? आप लोग सभी लोग कमेंट में बताइए और साथ में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। गोल्डन कलर क्यों होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, गोल्डन कलर क्यों होता है। ठीक है, चलिए सभी लोग का आंसर आ रहा है। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, जिन लोगों को भी नहीं पता है वो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, और जिन लोगों को पता है वो भी लिख लीजिए। ठीक है, जब माह का RH प्लस और भ्रूण का माइनस हो, देखिए गोल्डन एमनियोटिक द्रव लिख के और इसको आप लोग डैश दीजिए। ठीक है, गोल्डन एमनियोटिक द्रव लिखिए और फिर उसको डैश दीजिए और लिखिए जब माँ का RH प्लस और भ्रूण का माइनस RH माइनस लिख लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा आप लोग कि क्या लिखी हैं प्लस माइनस। यहाँ पे RH भी लिख लीजिए, RH माइनस हो तो इसका रंग गोल्डन रहता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए कि इसमें जो है भ्रूण का डेथ भी हो सकता है, इसमें भ्रूण का डेथ भी हो सकता है। और हरा पीला का भी लिख लीजिए, हरा पीला एमनियोटिक द्रव लिख के और डैश दे दीजिए और फिर लिखिए ये इसका रंग ऐसा रंग, ये लिख लीजिए इसमें ऐसा रंग परिपक्वता के बाद आती है, ऐसा रंग परिपक्वता के बाद आती है। परिपक्वता 42 सप्ताह के बाद आती है। परिपक्वता के बाद वाली यानी परिपक्वता का बाद यानी पोस्ट मैच्योरिटी, यानी कि पोस्ट मैच्योरिटी हम लोग कब बोलेंगे, 42 सप्ताह के बाद की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग पोस्ट मैच्योरिटी में काउंट करते हैं। और फिर गहरा भूरा रंग का भी लिख लीजिए, गहरा भूरा यानी कि डार्क ब्राउन। ठीक है, डार्क ब्राउन। देखिए यह इंट्रायूटेराइन डेथ को इंगित करता है, यह इंट्रायूटेराइन DEATH इंट्रायूटेराइन डेथ को भी इंगित करता है, इंट्रायूटेराइन डेथ को इंगित करता है। इंट्रायूटेराइन डेथ मतलब यहाँ पे लिख लीजिए वहीं पे बगल में, यानी गर्भ में ही बच्चे का मौत, गर्भ में ही बच्चे का मौत या फिर डेथ लिख लीजिए। ठीक है, गर्भ में ही बच्चे का डेथ लिख लीजिए, यानी गर्भ में ही बच्चे का डेथ। देखिए अभी इतना टाइम हो गया, हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन ये सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं है। इस 4 क्वेश्चन के अलावा हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कितना क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है आप लोग खुद जानती हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी चीज़ को आप लोग डिटेल में पढ़िएगा ना तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। लेकिन अगर केवल ऐसे ही हम पढ़ देंगे, जैसे परिपक्वता के बाद एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है, हाँ हरा पीला होता है, इसको पढ़ के ऐसे आगे बढ़ जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन तो ज़्यादा पढ़िएगा, उस टाइम भले ही याद आ जाए लेकिन इसको बहुत जल्दी आप लोग भूल जाइएगा। लेकिन इसको आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, उसको समझिएगा तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड वैसा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो वो लोग भी अगर आप लोग बना सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड अगर दे दिया जाए कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है तो वो चीज़ भी आप लोग बना सकती हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी एमनियोटिक द्रव से ही रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन के यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, एमनियोटिक द्रव में उपस्थित कार्बनिक यौगिक है, यानी एमनियोटिक द्रव में कौन कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो उपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है प्रोटीन, लिपिड एम ग्लूकोज, यूरिया एम यूरिक एसिड। तो इसमें से क्या आंसर होगा, आप सभी लोग आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सभी लोग का आंसर आना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग को एक ट्रिक बता देते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग को कोई भी क्वेश्चन याद नहीं रहता है ना, अगर ये ऐसा ऑप्शन दिया रहता है और दिया रहता है ना सभी, तो आप लोग इसमें से 99% का आंसर यही होता है, इनमें से सभी। अगर याद नहीं है ना तो एक आप लोग तुक्का लगा लीजिएगा। अगर उसमें ऑप्शन में सभी दिया है तो उसका राइट आंसर सभी ही होता है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है बहुत प्रैक्टिकल है, इसका आंसर सभी ही होता है। अगर ऑप्शन नंबर डी में अगर सभी दिया हुआ है तो उसका आंसर सभी ही होता है। ठीक है, तो देखिए एमनियोटिक द्रव में अभी हम पिछला आप लोग को क्वेश्चन आया था तो क्या बताए थे कि 99% क्या रहता है? एमनियोटिक द्रव में पानी रहता है। ठीक है, और 1% में कार्बनिक और अकार्बनिक रहता है। तो ये सारा कुछ कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक किसे बोलेंगे? जिस भी यौगिक में क्या रहता है? कार्बन रहता है, उसे ही हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। दो तरह का होता है कार्बनिक, एक होता है और एक होता है अकार्बनिक। ठीक है, एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। तो कार्बनिक हो गया कि जिसमें कार्बन होता है, अकार्बनिक हो गया जिसमें से कि उसमें कि कार्बन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। चलिए अब आवाज़ आ रही है क्या? अब आवाज़ आ रही है क्या? चलिए ठीक है, बीच में एक बार जो है ये आवाज़ कट गया था, तो चलिए फिर से हम बता देते हैं कि 99% जो होता है वो क्या होता है? पानी होता है, और 1% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें कि कार्बन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6 हो गया, तो इसमें कार्बन आ गया। वैसे भी प्रोटीन में भी कार्बन आता है, यूरिया में भी कार्बन आता है, यूरिक एसिड में भी कार्बन आता है। तो ये सारा कुछ कार्बनिक यौगिक हो गया। लेकिन इसके अलावा अकार्बनिक भी होता है, जैसे कि सोडियम। सोडियम का क्या होता है सिंबल? Na। पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम का क्या होता है? K। और क्लोरीन। ये 3 इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन सा पाया जाता है? सोडियम आप लोग लिख भी सकती है, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और क्लोरीन को Cl से डिनोट करते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और फिर क्लोरीन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से डिनोट करते हैं। ये सारा चीज़ क्या हो गया? अकार्बनिक पदार्थ हो गया। चलिए ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं कमेंट कीजिए, ताकि अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आप लोग को सब लोग को समझ में आ ही गया, तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथ्य वाक्य जो है असत्य है, यानी कौन सा इसमें से वाक्य जो है वो गलत है, ये हम लोग को जानना है कि कौन सा वाक्य गलत है। देखिए जिन लोगों को भी पता होगा आप लोग ज़रूर कमेंट में आंसर बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। क्या ये जो है कथन गलत है? जो कथन गलत है उसी को हम लोग को बताना है, यानी वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता समय पर गर्भाशय का वजन 200 से 800 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी है, मल्टीपेरा में गर्भाशय की स्थिति आमतौर पर उल्टी होती है। ऑप्शन नंबर डी है, 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय का आकार गोलाकार हो जाता है। इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम गलत है इसका आंसर। देखिए
देखिए ऑप्शन नंबर ए तो आप सभी को पता है कि ये सही है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ता है। गर्भाशय मतलब यूट्रस का आकार बढ़ेगा तभी वो भ्रूण जब बढ़ेगा तो उसमें आएगा, नहीं तो यूट्रस का आकार छोटा रहेगा तो फिर भ्रूण का विकास कैसे होगा। तो यूट्रस का भी आकार बढ़ता है, प्लस में जो एब्डोमेन होता है फीमेल का यानी पेट जो होता है उसका भी आकार बढ़ता है गर्भावस्था के दौरान, प्लस में ब्रेस्ट का आकार भी बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा कि क्या क्या चीज़ बढ़ता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी क्या होता है कि गर्भाशय का वजन परिपक्वता के समय वो 900 से 1000 ग्राम तक हो जाता है, यानी लगभग में 1 केजी तक होता है परिपक्वता के समय, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 200 से 800 ग्राम, एकदम बिल्कुल जो है वो गलत है। और देखिए मल्टीपेरा में क्या दिया हुआ है कि मल्टीपेरा में गर्भाशय की स्थिति आमतौर पर उल्टी होती है, तो ये एकदम गलत है। गर्भाशय की जो स्थिति होती है उल्टी नहीं होती है बल्कि वो सीधी होती है, ठीक है। और 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय का ये जो है वो सही हो जाएगा, उल्टी होती है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हुआ था आंसर बी, तो बी हम लोग का गलत था और सी जो है वो सही है। गर्भाशय यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन से आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, गर्भाशय का स्थिति जो है वो उल्टा हो जाता है मल्टीपेरा में, ठीक है, लेकिन प्रीमी ग्रेविडा में ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय का आकार गोलाकार हो जाता है, तो ये एकदम सही है। 36वें सप्ताह यानी 36 सप्ताह के बाद अगर कोई भी दे रहा है, अगर 36 सप्ताह के बाद, तो 36 सप्ताह के बाद वो गर्भाशय का आकार क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, यानी कि गोलाकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को दे कि 0 से 8 सप्ताह पे, तो उसका आकार कैसा हो जाता है, पिरामिड नुमा, ठीक है, पिरामिड नुमा हो जाता है। 0 से 8 सप्ताह पे क्या रहता है, पिरामिड नुमा आकार रहता है। इसको अगर आप लोग लिखना चाहती हैं तो लिख सकती हैं कि 0 से 8 सप्ताह के बीच ये जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का आकार कैसा हो जाता है, गर्भाशय मतलब यूट्रस का आकार कैसा होता है 0 से 8 सप्ताह पे, पिरामिड नुमा, ठीक है। एक क्वेश्चन एक गर्भाशय से एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर जो भी लेडी अगर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उसका वज़न कितना होता है, ठीक है, तो उसका वज़न 50 ग्राम होता है। लेकिन अगर 36 सप्ताह के बाद पूछे यानी एट टर्म पूछे तो 900 से 1000 ग्राम तक उसका वज़न हो जाता है, ठीक है। अगर लंबाई पूछे कि नॉर्मल जो यूट्रस होता है यानी नॉर्मल जो स्त्री होती है उसकी यूट्रस का लंबाई यानी गर्भाशय का लंबाई कितना होता है, तो 7.5 सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है इसका वज़न, नॉर्मल वज़न पूछता है और फिर प्रेग्नेंट अवस्था में कितना होता है ये पूछता है। लेकिन प्रेग्नेंट अवस्था में इसका जो होता है एट टर्म यानी 36 सप्ताह के बाद इसका लंबाई जो होता है वो यूट्रस का 35 सेंटीमीटर हो जाता है। ऐसे कितना होता है, ऐसे होता है 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन जब वो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 36 सप्ताह के बाद 35 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। क्या होता है देखिए एक बार और फिर से बता देते हैं। देखिए नॉर्मल जो भी स्त्री होती है उसकी यूट्रस की लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए इसको, और 36 सप्ताह के बाद उसका हो जाता है यूट्रस 35 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों सेंटीमीटर में है। और फिर ये तो हो गया, क्या हो गया, ये लेंथ हो गया। और वेट अगर बात करें यानी वज़न का बात करें तो वज़न होता है नॉर्मल स्त्री का 50 ग्राम, लेकिन 36 सप्ताह के बाद 900 से 1000 ग्राम हो जाता है, यानी लगभग हम लोग बोल सकते हैं 1 केजी तक उसका वेट यूट्रस का हो जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको कभी भी जो है भूलना नहीं है, इसको नोट कर लीजिए ताकि रिवीजन टाइम पे आप लोग करते रहिएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गर्भावस्था के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो लक्षण पूछ रहा है कि गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। ठीक है, तो स्तन के आकार में वृद्धि, बड़ा स्तंभ और गहरा रंजित निप्पल, स्तन के स्राव का निचोड़ना जिसे कभी स्तनपान नहीं कराया है, और स्तन का पीलापन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर जो है सबका आना चाहिए। चलिए, बहुत लोग का ए आंसर आ रहा है, किसी का डी आंसर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा सी भी। देखिए आप लोग जो है ऐसे ही ए बी सी डी करके मत लिखिए, जो भी आप लोग को सही है अगर पता है तभी आप लोग लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जब भी कोई अगर लड़की बाल्यावस्था से युवावस्था में जाती है तो उसके स्तन में क्या होता है, वृद्धि होता है, और क्या हो जाता है, निप्पल रंजित थोड़ा सा होता है। ये सारी चीज़ें युवा अवस्था में भी दिखता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम भी दिखता है, वो बढ़ता है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान ये ऐसा पहला लक्षण है जो कि दिखता है, जो कि बाल्यावस्था में युवा अवस्था में भी नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है, ये जो ब्रेस्ट होता है, स्तन होता है, उससे कुछ स्राव निकलता है। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम होता है, वो जब गर्भावस्था में रहती है, तो यानी कि पहली बार अगर वो गर्भ धारण की है तो उससे ये लक्षण दिखेगा, स्राव उसमें से निकलेगा, तो ये एक महत्वपूर्ण लक्षण हुआ। ठीक है, ये लक्षण सारा लक्षण उसमें दिखेगा, लेकिन ये जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हुआ रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, ये जो है गर्भावस्था के मतलब जैसे पहली बार अगर माँ बनी तो उसमें जो है ये पहली बार ही ना हुआ रहता है, तो ये जो है महत्वपूर्ण एक लक्षण हुआ। भले ही वो दूसरी बार बने, तीसरी बार बने तो भी ये लक्षण दिखता है, लेकिन पहली बार वो जब बन रही है गर्भावस्था में तो ये एक महत्वपूर्ण लक्षण हो जाता है। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सभी को पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो थ्योरी जब पढ़ाए थे तो इस सब के बारे में बहुत अच्छा से डिटेल में बताया गया है। ठीक है, सभी लोग को पता है कि डिटेल में बताया गया है। पेल्विक के बारे में, फीमेल पेल्विक के बारे में, उसके शेप के बारे में, कैसे क्या शेप होता है, उसको क्या नाम से बोलते हैं, किस में क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है, किस शेप में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। तो जो लोग भी अगर थ्योरी का क्लास किए हैं तो वो लोग भी आंसर अपना एकदम सही देंगे, उनका तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ये जानते हैं कि सबसे आम और आदर्श पेल्विक कौन सा है। तो सबसे आम और आदर्श पेल्विक कौन सा है इसमें से, एंड्रॉयड, गायनोकॉइड, प्लेटिपेड की एलियोनोरोपॉइड। सभी लोग इसका आंसर देंगे, सभी लोग का राइट आंसर आना चाहिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत लोग का गलत आंसर आ रहा था। ठीक है, इसको आप लोग क्यों नहीं आप लोग याद रखी हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कितना डिटेल से आप लोग को बताया गया था। बहुत लोग का सही भी आंसर आ रहा था, तो जिनका सही आंसर आ रहा था उनका तो बहुत अच्छा है। देखिए इनको गायनेकोइड जो होता है पेल्विक, फीमेल पेल्विक ये जो होता है सबसे आदर्श माना जाता है। क्यों? सबसे पहले तो ये पेल्विक आप लोग जानिए कि पेल्विक कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। ये चारों जो दिया है, एंड्रॉयड, गायनेकोइड, प्लेटिपोइड, एलेनोरोपॉइड, ये सारा जो होता है पेल्विक का ये क्या है, टाइप है। ये मुख्यतः 4 प्रकार का पेल्विक फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, और जिसमें से सबसे आदर्श गायनेकोइड को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका जो ब्रीम था, जैसे कि ये हो गया हम लोग का, इसको विथ फिगर बहुत अच्छा से बताया गया था, लेकिन यहाँ पे जो है फिगर बना के हम आप लोग को दिखा देते हैं कि कैसे क्या होता है।
देखिए ये क्या हो गया, फीमेल पेल्विक। और अंदर की जो होती है, ये अंदर गोल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलेट कैविटी। ठीक है, तो इसका जो गाइनोकॉर्ड होता है, इसकी जो इनलेट होता है वो राउंड होता है, यानी कि ये जो कैविटी अंदर का होता है वो राउंड शेप में होता है, यानी गोल शेप में होता है, जिसके कारण से जो बच्चा होता है आसानी से वो निकल पाता है। ठीक है, अंदर का जो भी चौड़ाई होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये सबसे आदर्श इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो है प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा डिलीवर होता है उस समय उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है, इसीलिए उसमें जो बच्चा डिलीवर बहुत आसानी से हो जाता है, जिनका भी पेल्विक गाइनोकॉइड शेप का होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सबसे आदर्श जो होता है पेल्विक माना जाता है। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, स्वस्थ स्त्रियों में, या फिर औसत लंबाई वाला यानी एवरेज, यानी कि जो नहीं स्त्री लंबी होती है नहीं नाटी होती है उन्हीं में ये पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई स्त्री ज़्यादा छोटी भी है यानी हाइट कम है या फिर ज़्यादा अगर हाइट भी है तो उन लोगों में ये गाइनोकॉइड जो पेल्विक होता है वो नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और फिर एंड्रॉयड के बारे में भी बताए थे कि एंड्रॉयड पेल्विक कैसा होता है। ठीक है, तो एंड्रॉयड पेल्विक जो होता है वो कैसा होता है, सभी लोग कमेंट में बताइए। जो लोग भी अगर इसमें से क्लास कर रही हैं, अगर थ्योरी की हैं तो सभी लोग बताएंगे। इसका तो पहले आप लोग शेप बता दीजिए कि इस किस शेप में होता है, इसका जो ब्रीम होता है अंदर का वो कैसा होता है। जैसे कि गाइनोकॉइड का ब्रीम कैसा था, राउंड शेप में था, तो एंड्रॉयड का जो ब्रीम है वो किस शेप में है, हार्ट शेप। बिल्कुल सही आंसर है, इसका जो है हार्ट शेप में होता है। ठीक है, ऐसा ही जो ये एंड्रॉयड जो पेल्विक होता है नर में पाया जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही नर में भी पाया जाता है, तो इसलिए इसको नर पेल्विक के नाम से भी जानते हैं। और अंदर का ब्रीम कैसा होता है, हार्ट शेप होता है। ये जो होता है थोड़ा डिफ़िकल्टी इसमें होती है, किस में, डिलीवरी के समय। ठीक है, देखिए आप लोग को फिर से फिगर में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए गाइनोकॉइड जो पेल्विक है इसका आकार देखिए एकदम राउंड शेप में है। ठीक है, इसका जो अंदर का ब्रीम है इसको ब्रीम बोलते हैं अंदर का। ये जब थ्योरी पढ़ाया गया था तो इसको आप लोग को पूरा डिटेल में बताया गया था। फिलहाल अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको जो है डिटेल में बताने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको अभी यही जानिए कि इसको ब्रीम बोलते हैं। इस ब्रीम के चौड़ाई से ही इसका कैसा चौड़ाई है, इसी चौड़ाई से ही पेल्विक का शेप निर्धारण किया जाता है कि ये किस शेप का है। तो देखिए ये जो होता है, आप लोग इस शेप को देखिए एकदम राउंड है, तो ये गाइनोकॉइड पेल्विक है, ये सबसे आदर्श माना जाता है। ठीक है, इसको देखिए आप लोग जो एंड्रॉयड है इसका शेप देखिए एकदम, ये आप लोग देखिए हार्ट शेप में है कि नहीं। ठीक है, हार्ट शेप में है, तो इसका शेप अगर पूछे, शेप भी पूछ सकता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है कि एंड्रॉयड का शेप कैसा होता है, गाइनोकॉइड का शेप कैसा होता है ब्रीम का। ठीक है, तो ब्रीम का शेप गाइनोकॉइड का क्या होता है, राउंड होता है यानी गोल होता है, एंड्रॉयड का हार्ट शेप में होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे पेलिपॉइड जो होता है इसका आकार किडनी के आकार का, इसका जो ये अगर ब्रीम का आकार पूछे तो आप लोग इसका आंसर बोलिएगा क्या, किडनी शेप में होता है। ठीक है, किडनी यानी कि ब्रिक। ठीक है, जिससे कि यूरिन का फिल्टर होता है, ब्लड का भी फिल्ट्रेशन होता है। तो आप लोग बताइएगा कि पेलिपॉइड जो होता है पेल्विक, उसका आकार किडनी के आकार का होता है। लेकिन अगर आप लोगों को एंथ्रोपॉइड पूछे कि इसका आकार ब्रीम का, इसके ब्रीम का आकार कैसा होता है, तो आप लोग अंडाकार बताइएगा। ठीक है, अंडाकार, ऐसे शेप में अंडा होता है, तो इसका जो होता है
अंडाकार आप लोग शेप बताइएगा। देखिए गायनोकॉइड का शेप कैसा हो गया, ब्रीम का गोल हो गया। एंड्रॉयड का कैसा हो गया, इसका शेप हो गया हार्ट शेप, ठीक है। और पेलीपॉइड शेप का कैसा आकार हो गया, किडनी के आकार का। और एंथ्रोपॉइड का क्या हो गया, अंडाकार हो गया। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है हम लोग पूरा डिटेल में जान लिए। तो ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि जो है हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसको घर में जाकर फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जो जो पॉइंट लिखवाए हैं उसको भी याद कर लीजिएगा। ये जो पेल्विक का शेप है ना, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका पेल्विक का शेप आप लोग को से एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अब का क्लास जो है, आगे का क्लास नेक्स्ट क्लास होगा। चलिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। गुड नाइट, बाय।